हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा था और भारत की राज्य व्यवस्था में मैं आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसका आज 7वां लेक्चर होगा। और ये जो आज का टॉपिक होगा, आज संविधान सभा पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आया था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसमें सारी चीजें आपको बताई गई, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, संविधान सभा है। संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया गया, संविधान के निर्माण के लिए भारत में किस प्रकार से संविधान सभा के गठन की जरूरत पड़ी, इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले संविधान सभा पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम पीछे चलते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही जो भारतीय जनता थी, उनमें राजनीतिक चेतना जागृत हो गई, ठीक है। और लोग धीरे धीरे क्या डिसाइड करने लगे कि भारत की जो जनता है, हम जो भारत की जनता है, हम अपने राजनीतिक जो भविष्य है हमारा, उसका निर्णय हम स्वयं करेंगे, ठीक है। और इसकी जो आवाज थी, वो सर्वप्रथम प्रबल तरीके से उठाई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। उन्होंने एक स्वराज विधेयक तैयार किया था, उनके निर्देशन में ये स्वराज विधेयक तैयार हुआ था। तो इसी के माध्यम से सर्वप्रथम ये आवाज उठाई गई, ठीक है। उसके बाद औपचारिक रूप से अगर बात करें तो 1934 में एम एन राय एम एन राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय जी के द्वारा औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की कि भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ फैजलपुर में। फैजलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार खुले मंच पर भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही। इस प्रकार से और भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, कई बातें हुई, जिसमें कहीं ना कहीं स्वराज या भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही गई। तो मुख्यतः आप ये 4-5 जो पॉइंट है ये याद रखेंगे। बाकी सारी चीजें जब हम आपको भारत का जो आधुनिक इतिहास है वो बताएंगे, उस समय ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया, 24 मार्च 1946 को भारत आया। तो 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन भारत आया, तो उसी में प्रावधान किया गया था। क्योंकि शुरू में तो क्या था कि जो अंग्रेजों की जो नीति थी, ठीक है, शुरू शुरू में जब अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन करना शुरू किया, ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, अपना पहले व्यापार पे उनका ध्यान था, उसके बाद साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, ठीक है। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो उसमें जो अंग्रेज है, ब्रिटेन है, उनकी अपनी ही हालत इतनी खराब हो गई कि उनके जो अन्य उपनिवेश राष्ट्र थे, उनको संभालने में असमर्थ थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो प्रक्रिया हमारे यहाँ चली भारत में, ये द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने डिसाइड कर दिया, धीरे धीरे ये सोचना शुरू कर दिया कि अब जो भारत की जो जनता है, उनको स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, उनको अपना संविधान बनाने के लिए उनको यह अधिकृत किया जाना चाहिए और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। ये बातें किसमें कही गई थी, कैबिनेट मिशन जब 1946 में आया, भारत आया, उसमें सारी बातें कही गई, ठीक है। तो उसके बाद जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा के गठन का इसमें प्रावधान किया गया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनके द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए थे, उसके अनुसार संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की, 389, ठीक है। और ये जो 389 है, इसको भी अगर हम बात करें क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि उस समय जो हमारा भारत था, वो 3 क्षेत्रों में वहां पे शासन हो रहा था। तो एक तो हो जाएगा ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो ब्रिटेन के नियंत्रण में थे। उसके बाद आ जाएगा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये आप कह सकते हैं, जो मुख्य आयुक्त है उनका ये क्षेत्र थे। और तीसरा आ जाएगा देशी रियासतें,
देशी रियासतें। तो इनमें ये सदस्य बटे हुए हैं। तो इसमें 292 सदस्य तो आपके जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत है ये निर्धारित किए गए। 4 सदस्य इसमें ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थे, और 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों के इसमें थे। तो इस प्रकार से ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या जो भारतीय ब्रिटिश जो प्रांत है इसमें जो ये सदस्य हैं इनका जब चुनाव होना था, तो इसमें इनका जो चुनाव होना था इनका चुनाव होना था अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जो प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य है उनके द्वारा इनको चुन करके संविधान सभा में भेजा जाना था। ठीक है, और इसके लिए एक संख्या निर्धारित की गई, इसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया गया। ठीक है, यानी कि जो प्रांत है या ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या जो देशी रियासतें हैं 10 लाख की जनसंख्या से एक सदस्य चुनकर आएगा संविधान सभा के लिए। तो इस प्रकार से ये प्रावधान इसमें किए गए। ठीक है, लेकिन किस प्रकार से चुन के आएंगे, निर्वाचित होकर आएंगे या फिर मनोनीत होकर आएंगे। तो जो तो ये ब्रिटिश भारतीय प्रांत या फिर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है इनके जो सदस्य आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, निर्वाचित होकर। जो प्रांतीय विधानसभा या विधानमंडल के जो सदस्य है वो इनको अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन करेंगे। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय जो निर्वाचन पद्धति है इसके आधार पर इनका निर्वाचन किया गया। संविधान सभा के जो सदस्य है इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और ये जो देशी रियासतें हैं इनका क्या हुआ, मनोनयन, ये मनोनीत होकर आए थे। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। जो ये दो जो क्षेत्र है यहाँ से निर्वाचित होकर आए और जो देशी रियासतें हैं इसमें मनोनीत होकर आए। तो इस प्रकार से ये जो सदस्य हैं, ये जो सदस्यों की संख्या है ये निर्धारित की गई। और फिर इनको भी दोस्तों फिर जो सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व दिया गया था, जो जैसे मैंने अभी आपको कैबिनेट मिशन में बताया कि इनको भी फिर जो है ना 3 श्रेणियों में इसमें डिवाइड किया गया। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक सामान्य हो जाएगा, एक मुस्लिम हो जाएगा और एक सिख। तो इसमें जो सामान्य के जो सदस्य थे वो कितने थे, सिर्फ इधर इन दोनों को मिला के इसमें कितने थे, कांग्रेस इसमें सामान्य में थे 313, मुस्लिम में थे 79 और सिख के थे 4। ठीक है, इस प्रकार से कितना होगा 296 ये हो गए। ठीक है, तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो ये 296 सदस्य इसमें हो गए। ठीक है, इसके बाद चुनाव हुआ दोस्तों जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। तो जब चुनाव हुआ इसके लिए तो फिर इसमें कांग्रेस को इसमें 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें, और अन्य जो पार्टियां थी छोटी छोटी या जो निर्विरोध थे उनको कितने मिले, 15। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपके इसमें निर्धारित किए गए, ये भी आपके हो गए 296। ठीक है, जब चुनाव हुए। ठीक है, तो ये चुनाव हो गया, इलेक्शन हो गया संविधान सभा के लिए। ठीक है, किस प्रकार से जो है ना कितने सदस्य थे उसमें, ठीक है, कितनी सीटें कांग्रेस को मिली और कितनी मुस्लिम लीग को मिली और कितनी अन्य को मिली। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये जो संख्या है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर ये भी ध्यान रखेंगे कि कितने ब्रिटिश प्रांत के थे और कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और कितने ये देशी रियासतें थी। तो दोस्तों ये जो इसमें भी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे ये कौन कौन से थे, क्योंकि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे 11 तो यही थे। ठीक है, उसके बाद जो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे ये कौन कौन से थे, तो एक तो आ जाएगा आपका दिल्ली। जैसे आज जिस प्रकार से आज केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते हैं उसी प्रकार से उस समय चीफ कमिश्नर या मुख्य जो आयुक्त का जो क्षेत्र है वो हुआ करता था। ठीक है, एक में आ जाएगा आपका ये, एक में आ जाएगा कुर्ग, ये इस समय कर्नाटक में है, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का ये एक पार्ट था। उसके बाद
अजमेर, मेरवाड़ा, ये कहाँ है इस समय? राजस्थान में, ठीक है। और अंतिम जो है बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान इस समय कहाँ है? पाकिस्तान का पार्ट है इस समय है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सदस्यों की संख्या, आप ध्यान रखेंगे कितने वोट, कितने सदस्य कांग्रेस को मिले, कितने मुस्लिम लीग को मिले और कितने अन्य को मिले, और कितने यहाँ पे जब अनुपात, इसमें जब सांप्रदायिकता के आधार पर इसमें प्रतिनिधित्व अलग अलग दिया गया तो इसमें कितने कितने सदस्य किस किस को डिवाइड हुए, ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों चुनाव भी हो गया, अब जो संविधान की जो कार्रवाई है वो जो संविधान सभा की जो कार्रवाई है वो किस किस प्रकार से आगे बढ़ी। तो दोस्तों 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, ये डेट आप याद रखेंगे। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे उनको अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया, ठीक है, अस्थायी रूप से, ठीक है। और इसमें मुस्लिम लीग ने जो ये संविधान सभा है इसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग के द्वारा। इसके 2 दिन के बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को ये जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें लगभग 207 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, किसी किसी बुक में 211 भी दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से देख लें इसको। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने उनको इसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और इसमें उपाध्यक्ष भी बनाया गया एस.सी. मुखर्जी को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को सरदार ये डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, ठीक है। इस समय उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत तो किया लेकिन इस समय पारित नहीं हो पाया, इस पे व्यापक विचार विमर्श किया गया। बाद में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको पारित कर दिया गया। इस प्रकार जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव ये पारित हुए इसके बाद संविधान सभा का जो काम था संविधान निर्माण करना था, और संविधान निर्माण इतना आसान काम तो होगा नहीं हो, ठीक है। तो और ये सिर्फ संविधान सभा में बहस करके या हम इसको सिर्फ सुन के या बोल के भी इसको बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसमें लिखित रूप से एक संविधान बनाना था और बहुत अच्छा संविधान बनाना था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसके लिए हम समितियों का गठन करते हैं। समितियां अलग अलग समिति अलग अलग काम करेगी, ठीक है, और अलग अलग सदस्य उसमें रहेंगे। इस प्रकार से बहुत सारी सदस्य समितियों का गठन किया गया। समितियों के नाम लिख देते हैं यहाँ पे पहले, जो कुछ मुख्य समितियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें नियम समिति हो जाएगी पहले, नियम समिति, संचालन समिति। तो ये जो नियम समिति और ये जो संचालन समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति और संचालन समिति। उसके बाद संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आप याद कर लें इसको अच्छे से। और राज्य समिति, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि भाई समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू लिख देता हूँ शॉर्ट में, जवाहरलाल नेहरू आप खुद लिख लीजिए। उसके बाद प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर, इसको आप कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, भीमराव अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, ठीक है। और इसके बाद आप प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति और परामर्श समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई, जिनको कि लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि देशी रियासतों का जो एकीकरण था इन्हीं की बदौलत हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इस प्रकार से ये समितियां हैं। आगे आप यहाँ पे आ जाइए, झंडा समिति, झंडा समिति मुख्य जो एग्जाम में आती है समितियां, उनके नाम ही नोट कराते हैं, बाकी क्या करना नोट करके। मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, और एक थी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति इसके थे CH मुखर्जी, CH मुखर्जी, जो कि संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई थी उसमें क्या थे? उपाध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। एक उपाध्यक्ष और भी बने थे उस समय, BT कृष्णमाचार्य उनका नाम था। तो इस प्रकार से ये संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? 2। जब संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये समितियां होगी दोस्तों। इसमें जो ये परामर्श समिति है, इसने क्या काम किया? जब ये समितियों का गठन हुआ तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया? 17 मार्च 1947, 17 मार्च 1947 को ये जो परामर्श समिति है, इसने क्या किया कि जो प्रस्तावित संविधान जो बनना है, प्रस्तावित जो संविधान है उसकी विशेषताओं के संबंध में जो प्रांतीय विधानमंडल है या जो केंद्रीय विधानमंडल है, उनको एक प्रश्नावली भेजी, ठीक है, उनके विचार को जानने के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से जो संसद के जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं, उनको क्या दिया गया? जो और देशों के जो संविधान है उसके दृष्टांत उनको दिए कि भाई आप इनको पढ़ो और इसमें कौन सी चीजें ठीक रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, ये विचार करके आप इसको आप हमें दें। उसी प्रकार से जो प्रांतीय विधानमंडल है या फिर केंद्रीय जो विधानमंडल है, उनसे भी उनको भी प्रश्नावली दी गई और कहा कि भैया आप इसमें विचार विमर्श करके अपने उत्तर सौंपे। तो इस प्रकार से ये परामर्श समिति के द्वारा 17 मार्च 1947 को उन्हें प्रश्नावली सौंपी गई और जो प्रांतीय विधानमंडल या केंद्रीय विधानमंडल है या जो संविधान सभा के सदस्य है, उनके द्वारा विचार विमर्श करने के बाद अपना उत्तर संविधान सभा को, यह परामर्श समिति को भेजा गया। अब परामर्श समिति ने क्या किया? जो एक रिपोर्ट तैयार की उसके आधार पर, ठीक है, और उस रिपोर्ट को किसको दिया गया? संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको थोड़ा सीरियसली लेंगे आप। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम दो, कोई स्टेट लेवल का दो या फिर सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दो, जरूर आता है। तो जो परामर्श समिति है, इसने किसको दिया था? BN राव, BN राव यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव। ये पहले एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या बने? न्यायाधीश बने, ठीक है। तो ये जो भारत की जो संविधान सभा है उसके ये सलाहकार थे, ठीक है। तो ये जो परामर्श समिति है उसने अपनी रिपोर्ट किसको दी? इनको दी कि भैया आप इसका जो है ना प्रारूप तैयार करके हमें दें। इन्होंने अब ये जो भी प्रांतीय विधानमंडलों से जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसको अध्ययन करके,
ठीक है, एक प्रारूप तैयार किया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो भारत के जो संविधान का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया, तो बच्चे क्या कर देते हैं उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जगह पे टिक मार देते हैं। ठीक है, जबकि जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था, बी एन राव जी के द्वारा तैयार किया था। ठीक है, तो बी एन राव जी के द्वारा भी क्या किया गया, उस पर अध्ययन करके वो वापस किसको दे दिया गया, संविधान सभा को दे दिया गया। अब ये जो प्रारूप इन्होंने तैयार किया है इस पे भी विचार विमर्श करने के लिए, इसकी छानबीन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। कब, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ये एक समिति का गठन किया गया जिसको हम कहते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, और ये इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो इस प्रकार से इसमें कितने सदस्य थे, कुल 7 सदस्य इसमें थे। तो 29 अगस्त 1947 को उनको ये प्रारूप समिति पर विचार विमर्श करने का कार्य सौंपा गया। तो इन लोगों ने इस पे 141 बैठकें इसमें की, तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, और लगभग 6 महीने से भी कम समय में इन्होंने इसका अध्ययन करके विचार विमर्श करके ये किसको दिया, वापस संविधान सभा को। ठीक है, और ये जो वापस इनको दिया गया था ये दिया 19 फरवरी 1948 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको सौंप दी, संविधान सभा को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रारूप है इसका अध्ययन करने में क्या क्या चीजें इसमें रहेगी, क्या क्या नहीं रहेगी, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। ठीक है, जिस कारण से इनको क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है और आधुनिक युग के मनु कहे जाते हैं। इस प्रकार से कई उपाधियां इनको दी गई। ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति थे। इनका जो भारत का जो संविधान निर्माण है इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रारूप समिति ने अपना कार्य किया। इसके बाद दोस्तों ये जो भारत की जो संविधान सभा है इसमें 3 वाचन हुए संविधान के ऊपर। पहला जो वाचन चला था 4 से 9 नवंबर तक चला, 4 से 9 नवंबर 1948, और दूसरा जो वाचन चला था 15 नवंबर 1948 से, ये कब तक चला, 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, और इसमें 7635 संशोधन इसमें प्रस्तुत किए गए, जिनमें से केवल 2433 पर ही विचार विमर्श करके इनको स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो वाचन चला था ये बहुत लंबा चला था। और इसके बाद तीसरा वाचन जो चला था वो चला था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, तो ये आपने वाचन भी याद रखने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो 26 नवंबर 1949 है इस दिन हमारा संविधान क्या हो गया, पारित हो गया। मतलब इस दिन संविधान बनके पूरा हो गया 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन 26 नवंबर 1949 को जो संविधान जो अनुच्छेद इसमें थे, संविधान में अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद 395। ठीक है, और इसमें अनुसूचियां थी कितनी, 8। आज तो 12 अनुसूचियां हो गई है, और ये भाग थे 22 भाग। तो उस समय संविधान में जो अनुच्छेद निर्धारित किए गए थे वो कितने थे, 395 थे। आज तो लगभग 448 के आसपास ये अनुच्छेद इस समय हो गए हैं। और ये जो अनुसूचियां हैं कितनी, 12 हो गई है। ठीक है, और ये जो भाग है लगभग 25 भाग इस समय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस दिन ये संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। और इस प्रकार से एक थोड़ा आगे चलते हैं। 3 जून 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ तो ये जो संविधान सभा है इसका भी पुनर्गठन हो गया, क्योंकि जो संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 389, उसमें जब भारत का विभाजन हुआ
तो कुछ सदस्य कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। ठीक है, इस प्रकार से इस दिन 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा के जो हमारे सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, 249, जिसमें केवल 284 लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसमें से जो 15 इसमें महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, 26 अनुसूचित जाति या SC आप कह लीजिए, शेड्यूल कास्ट, और 33 अनुसूचित जनजाति के इसमें सदस्य थे, यानी कि शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो संविधान सभा की है, कितनी बैठकें हुई कुल, 11 बैठकें हुई। ठीक है, जिसमें इन्होंने 114 दिन तक जो ये प्रारूप तैयार किया था, संविधान सभा ने 114 दिन तक इसमें इस पर बहस करी। ठीक है, तो इसकी जो 12वीं बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को इसकी 12वीं बैठक हुई, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और इस दिन दो चीजें और होगी इसमें, एक तो इस दिन हमने राष्ट्रगान को लिया, ठीक है, और एक राष्ट्रगीत। तो ये राष्ट्रगीत किसने लिखा था, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा था। ठीक है, किस भाषा में, बांग्ला भाषा में लिखा था। और ये जो राष्ट्रगीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, और ये कहाँ से लिया गया, उनका एक उपन्यास था आनंद मठ, वहां से लिया गया, और इसको किस मिश्रित भाषा में लिखा है, संस्कृत और बांग्ला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें निर्धारित की गई। ठीक है, और हमारा जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा, इसको लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण तत्व है, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो संविधान सभा में ये चीजें आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी चीजों को अच्छे से अध्ययन कर लें। ठीक है, तो आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अंतरिम सरकार का गठन किस प्रकार से हुआ, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, उसके बाद फिर आगे जो उसका टॉपिक रहेगा हमारा माउंटबेटन योजना हो गई। ठीक है, और फिर 1947 का स्वतंत्र भारत का अधिनियम। तो इस प्रकार से हमारे अभी 3 लेक्चर इसमें और बचे हैं, तो ये आप अच्छे से अध्ययन कर लें, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक चीज इसमें छूट गई लास्ट में, इस प्रकार से 26 जनवरी संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और इसकी जो 15 अनुच्छेद थे, 15 अनुच्छेद इसके उसी दिन लागू कर दिए थे। जो 15 अनुच्छेद थे वो उसी दिन परिवर्तन में आ गए थे, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और ये कब लागू हुआ, हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को। इसका भी दोस्तों एक ऐतिहासिक महत्व है, इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये जैसे मैंने अभी इस पीछे भी बताया था कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के तट पर। ठीक है, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। ठीक है, और इसी में इन्होंने जो है ना पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ठीक है, और इन्होंने इस दिन जो भारत का जो झंडा है तिरंगा, ठीक है, उसको एक प्रतीक के रूप में, स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में इसको फहराया गया था। बाद में 26 जनवरी 1930 को देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले गए। ठीक है, सभी गलियों मोहल्लों में सभाएं की गई, और जो झंडा है तिरंगा है उसको फहराया गया, और कांग्रेस ने उसी दिन 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, और इस प्रकार से प्रत्येक 26 जनवरी को जो है ना ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को हुआ था तैयार। ठीक है, तो अगर ये हम इसी दिन क्या नाम इसको लागू कर देते, तो ये जो 26 जनवरी का जो दिन था इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो जो संविधान सभा के जो निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि भाई इसकी जो डेट है वो हम इस दिन को ना मान के, ठीक है, हालांकि जो संविधान जो दिवस है वो इसी दिन हम मनाते हैं, लेकिन इसका जो लागू करने की जो डेट है वो आगे बढ़ा के उन्होंने क्या कर दी 26 जनवरी को, ताकि इस जो दिन का महत्व है वो कम ना हो। ठीक है, हालांकि 24 जनवरी 1949 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है,
फिर एक दिन और छोड़ दिया गया ताकि अगर कुछ कमी पेशी हमारे संविधान में रह गई हो तो उसको एक दिन में पूरा किया जा सकता है और 26 जनवरी इसको हम लागू कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो 26 जनवरी का दिन है ये डिसाइड हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारा गणतंत्र दिवस है ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 से ये शुरू हुआ और क्या नाम, प्रत्येक 26 जनवरी को हम इस पर्व को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं आ रहे हैं और मनाते भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हर प्रकार के जो अधिकार नागरिकों को दिए गए उससे नागरिक जागरूक हुए, किसी भी क्षेत्र में किसी भी वर्ग विशेष, ठीक है। तो हर वर्ग विशेष, ठीक है, हर चीज इसमें जो हमारा संविधान है इसमें निर्धारित की गई है जो देश का शासन है किस किस तरह से उसको चलाना है, क्या क्या प्रावधान किए जाने हैं, ठीक है। वंचित वर्ग को किस प्रकार से उत्थान किया जाना है, ये सारी चीजें इसमें निर्धारित की है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और एक लिखित संविधान है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। अंतरिम सरकार का गठन किस किस प्रकार से हुआ, तब तक के लिए धन्यवाद।